तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, यानी टोटल प्रश्नों की श्रृंखला जो यहाँ पे रखी गई है 20 प्रश्नों की रखी गई है, जिसमें से टारगेट आप लोगों का 17 से 18 प्रश्नों का यहाँ पे है। यानी टारगेट आप लोगों को 18 से 17 प्रश्न करने हैं सही, और देखते हैं कितने लोग आज के प्रश्न से सही कर पाते हैं। और सभी की व्याख्या भी रखे गए हैं। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पहला हमारा ये कह रहा है कि मंगल पांडे, दूसरा कह रहा है कुंवर सिंह, तीसरा कह रहा है नाना साहब और चौथा कह रहा है यहाँ पे बहादुर शाह जफर। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा कुंवर सिंह। और सभी लोग अपना स्कोर जो है काउंट करते चलिएगा कि लास्ट में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना स्कोर किया है आज के प्रश्न से। आइए इसके व्याख्या के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी व्याख्या के अंतर्गत ये दिया गया है कि 1857 की क्रांति में बिहार के जगदीशपुर यानी आरा के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। वे 80 वर्षों की आयु में भी संघर्षशील रहे थे और गुरिल्ला युद्ध के लिए इन्होंने अपनी रणनीति अपनाई थी। तो यानी जो भी यहाँ पे कुंवर सिंह के बारे में दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है, क्योंकि इन्होंने 80 वर्ष की आयु तक भी संघर्ष किया। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि महात्मा गांधी या फिर कह सकते हैं गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था, किस वर्ष किए थे? तो पहला कह रहा है कि 1905 में, दूसरा कह रहा है कि 1916 में, तीसरा 1917 में और चौथा कह रहा है कि 1918 में। तो इसका राइट आंसर आप लोग किस पे देंगे? तो जो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। 1917 की ईस्वी में इन्होंने सत्याग्रह चंपारण का यहाँ पे आंदोलन शुरू किया था और ये पहला इनका आंदोलन था बिहार में। यहाँ पे अगर बात करें व्याख्या के बारे में तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था और यह गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था जो नील खेती के लिए यानी कि नील की खेती के लिए परेशान किसानों के लिए किया गया था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। तीसरा ये करा है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? तो पहला करा है कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में, दूसरा करा कि अंग्रेज और मुगल के बीच में, तीसरा करा कि अंग्रेज और संयुक्त भारतीय सेना के बीच में, जिसमें 3 राज्य के राजाओं ने लड़ा था। इसमें मुगल भी थे, अवध भी थे और बंगाल भी थे। और यहाँ पे चौथा करा है कि अंग्रेज और हैदर थे। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर राइट आंसर की बात करें हम लोग तो इसके राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, अंग्रेज और संयुक्त भारतीय सेना के बीच में लड़ी गई थी। आइए इसकी व्याख्या के बारे में भी जान लेते हैं। व्याख्या ये करा कि यह युद्ध अंग्रेज और 3 भारतीय शासकों के मुगल सम्राट आलम द्वितीय और यहाँ बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेज जो थे ये विजयी हुए थे और भारत में उनका प्रभाव भी बढ़ गया था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा देख लेते हैं क्या करा है। चौथा ये करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो पहला करा कि 1885, दूसरा हमारा करा है 1890, तीसरा करा कि 1905 और चौथा करा कि 1915 में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी 1885 में हुई थी। इसका राइट आंसर जाएगा ए। जितने भी लोगों ने लगाया तो सही होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे ये इसका प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया है। इसका राइट आंसर पहला था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। तो पांचवा करा कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का श्रेय किसे दिया जाता था? तो पहला करा कि मोहम्मद गजनबी को, दूसरा करा कि मोहम्मद गौरी को और चौथा करा यहाँ पे बख्तियार खिजली को और चौथा करा तैमूर यहाँ पे लंग को। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर हम राइट आंसर की बात करें इसके पांचवें के तो पांचवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, बख्तियार खिजली। याद रखिएगा राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। व्याख्या ये करा कि 1993 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिजली ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था। यह विश्वविद्यालय प्राचीन में भारत की एक प्रसिद्ध शिक्षा संस्था है जो कि अब बनके तैयार भी हो गई है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे भूगोल से प्रश्न आएंगे। भूगोल में आप लोग अपना टारगेट याद रखिएगा। यहाँ पे 4 प्रश्न आपको सही करने हैं भूगोल में से 5 में से। देखते हैं 4 प्रश्नों का टारगेट कितने लोग पूरा करते हैं और कमेंट में बताइएगा कि कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? किस जिले में प्रवेश करती है? तो पहला करा है कि बक्सर, दूसरा करा है कि पटना, तीसरा करा भागलपुर, चौथा करा है पूर्णिया। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा सही? तो भूगोल का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे बक्सर जिले के साथ याद रखिएगा, बक्सर जिले में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा पहले के। जितने भी लोगों ने पहला लगाया एकदम सही होगा।
आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। व्याख्या जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि डाउट पूरा यहाँ पे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कह रहा है कि गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले में प्रवेश करती है और राज्य के कई जिलों से बहते हुए पश्चिम बंगाल में ये क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। यानी यहाँ पे भारत की जो गंगा नदी है ये बिहार के बक्सर जिले में प्रवेश करती है और कई जिलों से होकर ये बंगाल के लिए निकल जाती है, यानी कोलकाता के लिए निकल जाती है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए क्या करा कि बिहार की राजधानी कौन सी नदी के किनारे बसी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करा है गंडक और दूसरा करा है कोसी और तीसरा करा है गंगा और चौथी करी है सोन नदी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें कि बिहार की जो राजधानी है वो किस नदी की, यानी पटना किस नदी के किनारे बसा है, तो ये गंगा नदी के किनारे बसा है। जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। आइए इसकी व्याख्या के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे करा है कि पटना जो बिहार की राजधानी है गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी नदी भी है। याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत का सबसे यहाँ पे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा राज्य, याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे राज्य कौन सा है। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा कह रहा है मध्य प्रदेश, चौथा कह रहा है कि महाराष्ट्र। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जल्दी से इसका कमेंट करिए तीसरे का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो तीसरे का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे राजस्थान के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है एकदम करेक्ट होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये करा कि व्याख्या के अंतर्गत क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, जबकि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पे क्षेत्रफल की यानी सबसे क्षेत्रफल किसका बड़ा है, तो राजस्थान, और जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा देख लीजिए क्या कह रहा है। चौथा ये करा कि सतलुज नदी किस की सहायक नदी है। तो पहला करा है गंगा नदी, दूसरा करा है कि ब्रह्मपुत्र, तीसरा करा है कि सिंधु नदी और चौथा करा है कि नर्मदा नदी। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो जो सतलुज जो नदी है ये जो किसकी सहायक नदी है, तो ये जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया एकदम करेक्ट होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी व्याख्या के बारे में ये कह रहा है कि सतलुज नदी है जो ये सिंधु नदी के प्रमुख सहायक नदी है, जो तिब्बत से निकलकर पंजाब और पाकिस्तान से होकर बहती है। याद रखिएगा ये भारत के साथ साथ ये तिब्बत से निकलकर ये पंजाब और पाकिस्तान में भी बहती है। तो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है। ये करा कि पृथ्वी का कुल कितने परसेंट कितने महाद्वीप यहाँ पे महाद्वीप है, यानी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। पहला करा है 5 महाद्वीप है, दूसरा करा है कि 6, तीसरा करा है कि 7, चौथा करा है कि यहाँ पे 8। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। इतना आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या के बारे में। पृथ्वी पर कुल यहाँ पे 7 महाद्वीप है। कौन कौन से, पहले सबसे बड़ा जो है एशिया है, क्रम में लगा गया है। इसके बाद अफ्रीका है दूसरे नंबर पे, फिर इसके बाद उत्तरी अमेरिका है, ये तीसरे नंबर पे है। और इसके बाद यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, चौथे नंबर पे है। फिर इसके बाद अंटार्कटिका है 5वें नंबर पे, यूरोप है जो कि 6ठे नंबर पे है, और ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे 7वें नंबर पे। ये क्रम भी आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। यहाँ पे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपके राज्य व्यवस्था से संबंधित आपके जितने भी राज्य व्यवस्था से प्रश्न आए हैं उनको शामिल किया गया है। इसमें आप लोगों का टारगेट जो है यहाँ पे 3 प्रश्नों का रखा गया। आप लोगों का हमें उम्मीद है कि 5 प्रश्नों में से आप लोग 3 प्रश्न भी सही नहीं कर पाएंगे। अगर कर लेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे करा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। पहला करा कि BR अम्बेडकर, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा करा कि सरदार पटेल। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले का। जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जितने भी लोगों ने यहाँ पे 3 लगाया है एकदम सही होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि व्याख्या के अंतर्गत भारतीय संविधान, याद रखिएगा भारतीय संविधान सभा के यहाँ पे अध्यक्ष जो है यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जबकि यहाँ पे BR अम्बेडकर जो है यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न करा कि भारत के राष्ट्रपति कुल कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो पहला करा कि 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे का। तो दूसरे का राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। देखिए दूसरे का जो राइट आंसर जाएगा, कोई भी नेता हो या फिर यहाँ पे सांसद हो या फिर राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, वो केवल कितने वर्षों के लिए होता है, केवल 5 वर्षों के लिए होता है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे बी के साथ जाएगा। आइए इसकी व्याख्या के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। करा भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है, लेकिन पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। याद रखिएगा एक बार चुनाव जीतने के बाद या फिर हारने के बाद वो 5 साल बाद फिर से लड़ सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न करा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। पहला करा हमारा यहाँ पे तीसरे का कि भाग 2, दूसरा करा भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करेंगे इसके राइट आंसर के बारे में तो इसका राइट आंसर जाएगा भाग 3 के साथ जाएगा। और किस लिए जाएगा ये देख लेते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। यहाँ पे करा कि व्याख्या के अंतर्गत कि भारतीय यहाँ पे संविधान भाग 3 के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और सांस्कृतिक और अधिकार भी शामिल है। भाग 3 में क्या क्या शामिल है इतना याद रखिएगा। भाग 3 में आपके संविधान सभा के भाग मौलिक अधिकारों में कौन कौन से हैं? पहला है आपका स्वतंत्रता का, दूसरा समानता का अधिकार और तीसरा का रहा है यहाँ पे सांस्कृतिक अधिकार। ये 3 आपकी इस भाग 3 में शामिल है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे लास्ट प्रश्न सॉरी यहाँ पे चौथे प्रश्न पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, 1890 में हुई थी, 1895 में हुई थी, 1905 में या फिर 1915 में। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का किसके साथ जाएगा? अगर चौथे की हम बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा 1905 में हुई थी। ठीक, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, इतना याद रखिएगा। 28 दिसंबर 1905 को राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे तीसरे के। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे बता रहा है कि सॉरी यहाँ पे जी आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि भाग 5, भाग 7, भाग 9, भाग 11। तो राइट आंसर यहाँ पे 5 में का किसके साथ जाएगा? अगर इसके बारे में बात करें तो भाग 9 में जाएगा। जितने भी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर आएगा तीसरा एकदम सही होगा। इसमें दिया गया है कि संविधान सभा के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें 73वें संविधान संशोधन में 1992 में किया गया था। इसके तहत ये जोड़ा गया था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके यहाँ पे 5 प्रश्न हैं इसमें भी, और इसमें भी आप लोगों का टारगेट जो है 3 रखा गया है। और देखते हैं कितने लोग ये आज के प्रश्न में सही कर पाते हैं। और आज के प्रश्न सभी 5-5 प्रश्नों पे बनाया गया है, सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने समय लेती है? तो पहला कह रहा है कि 30 दिन, दूसरा 180 अंश, तीसरा कह रहा है कि 365 दिन और चौथा कह रहा है कि 400 दिन। तो राइट आंसर यहाँ पे विज्ञान के पहले प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे 365 दिन जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, लेकिन व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य यहाँ पे पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरी कर लेती है, जिसके कारण 4 साल बाद जो होता है लीप वर्ष आता है, यानी 29 का महीना आता है आपके 4 वर्ष बाद। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न करा कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? पहला करा कि ऑक्सीजन, दूसरा करा कि हाइड्रोजन, तीसरा करा हीलियम और चौथा करा यहाँ पे नाइट्रोजन। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे का। तो दूसरे का अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के साथ जाएगा, याद रखिएगा हाइड्रोजन के। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं इसकी व्याख्या के बारे में। तो ये करा हाइड्रोजन यानी H2 के बारे में बात कर रहा है। सबसे हल्की गैस है जिसे रसायन शास्त्र में प्राथमिक तत्व भी कहा जाता है। रसायन शास्त्र में इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक तत्व कहा जाता है। और ये सबसे हल्की गैस है और इसका जो रासायनिक सूत्र है H2 है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा करा है कि मानव यकृत की सबसे लंबी या फिर बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो पहला करा है यहाँ पे यकृत यानी लीवर, दूसरा करा है कि थायराइड और तीसरा करा है कि अग्नाशय और चौथा करा है हमारे यहाँ पे पिट्यूटरी। तो सॉरी यहाँ पे पिट्यूटरी है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे का जाएगा यकृत के साथ जाएगा, सबसे बड़ी है लीवर। राइट आंसर होगा हमारा एल। जितने भी लोगों का एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले इसके बारे में भी जान लेते हैं। यकृत जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पाचन क्रिया में मदद करती है, हानिकारक पदार्थों को यहाँ पे डिटास्ट कर देती है, मतलब बाहर कर देती है, डिटॉक्स कर देती है, मतलब क्या करती है? बाहर कर देती है। नेक्स्ट जो हमारा है आज की क्लास का यहाँ पे चौथा प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पे कि दूध में कौन सा मुख्य प्रोटीन पाया जाता है? तो पहला करा है कि एल्ब्यूमिन पाया जाता है, दूसरा करा है ग्लूटेन पाया जाता है, चौथा करा है तीसरा करा है कि कैसलीन पाया जाता है और यहाँ पे चौथा करा है कि कोलाजेन पाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे का। अगर चौथे की बात करें तो ये तीसरे के साथ जाएगा, कैसलीन पाया जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर तीसरा। जितने भी लोगों ने तीसरा लगाया एकदम करेक्ट होगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होगा, लेकिन उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दूध में मुख्य रूप से कैसलीन प्रोटीन पाया जाता है जो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होती है, अवशोषण में सहायक होती है, यानी रोकने में, उसे पचाने में सहायक होती है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे
आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, याद रखिएगा, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। करा के कंप्यूटर में उपयोग होने वाली बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? पहला करा है यहाँ पे 2 होती हैं, दूसरा करा है 8 होती है, तीसरा करा है यहाँ पे 10 होती हैं, चौथा करा है यहाँ पे 16 होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। और देखते हैं इतने प्रश्नों में आज लोगों ने यहाँ पे 20 में से 18 कितने लोगों ने किया है या फिर 17 किया है। 18-17 वाले बहुत ही बेस्ट होंगे, तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर 15 तक हैं वो भी एवरेज है, लेकिन याद रखेगा जिन्होंने 20 में से 20 दिया है तो वो बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास का इसका प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कंप्यूटर में बाइनरी शब्दों की संख्या कितनी होती है या फिर अंक कितने होते हैं? 2 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं या फिर 16 होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो बताइएगा कि अगली क्लास इसी तरह 5-5 प्रश्नों पर चलाई जाए या फिर एक सब्जेक्ट पर चलाई जाए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और राय सुझाव मत भी दीजिएगा कि आज की क्लास आप लोगों के लिए जो बनाई गई थी इतिहास के, भूगोल के, राज्य व्यवस्था पर और विज्ञान के प्रश्न जो थे कैसे लगे आप लोगों को, और इसी तरीके से बनाना है और कितने अच्छे तरीके से और हम समझा सकें, ये हमारा यहाँ पे रहेगा, योगदान रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग जितने अच्छे से समझ सकें। अपना कमेंट में बताइएगा कि किस प्रकार से आप लोगों को क्लास चलाई जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को PDF मिल जाएगा क्लास के बाद। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।